आपका पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पोर्शन जो है, जिसके अंदर कल मैंने आपको केवल चैप्टर्स के नाम बताए थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग जो थे, वो सारे चैप्टर्स सर लेते हैं, जय भंडारी सर। ठीक है, उसके बाद जो एडवांस चैप्टर्स है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, बुक कीपिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कुछ हिस्सा है जो मेरे पास में रहता है आपकी कॉस्टिंग का। ये दोनों ही हिस्से हम बराबर चलाते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस कंपैरेटिवली सेकंड ग्रुप से बड़ा है, और जब तक मैं ये चैप्टर नहीं करवाऊंगी आपको ये दोनों, तब तक सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो पाना मुश्किल है। मतलब कॉस्टिंग के ऊपर सेकंड ग्रुप टिका हुआ है एमए, जो सेकंड ग्रुप का एमए वाला पेपर है, पेपर नंबर 12, वो कहीं ना कहीं इस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों टीचर्स की कॉस्टिंग बराबर चलती है। तो आपको ये मानते हुए करना है कि दो टुकड़े हैं कॉस्ट के, जैसे आपने डीटी आईडीटी के दो टुकड़े मान रखे हैं ना कि डीटी अलग है और आईडीटी अलग है, वैसे ही आपको ये मानते हुए करना है कि कॉस्टिंग के दो हिस्से हैं। अराउंड 50 मार्क्स का पोर्शन मेरे पास में है, 50 मार्क्स का अराउंड उनके पास में है, वो दोनों पढ़ने अच्छे से। तो मेरे वाले चैप्टर्स में कल मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन कराया था उसके अंदर फाउंडेशन की बेसिक टर्म्स को याद करवाया था, याद है क्या? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, यही सब याद करवाया था। तो उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग जो थी वो सीखेंगे कैसे करनी है, कैसे मैनेजमेंट को कॉस्ट का सारा लेखा जोखा बनाकर देना होता है। यही कहा था मैंने आपको कि हमें बहुत तमीज से सारी एंट्रीज करके देनी होती है। एंट्रीज करना आपने पहले नहीं सीखा कभी भी, तो वो आज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। पहले बुक कीपिंग होता है, फिर उसका रिकंसिलिएशन किया जाता है। आप ये मान के चलिए कि सीधा रिकंसिलिएशन नहीं सीख सकते। पहले इन दोनों चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बात बताती हूँ, क्या है, क्या पढ़ने वाले हो आप। एक चैप्टर है बुक कीपिंग, कॉस्ट की किताबों को कैसे बनाया जाता है। अकाउंट्स की किताबें तो आप सीख के आए थे, जर्नल, लेजर, सब कुछ सीखा था, वैसे ही कॉस्ट की किताबें भी बनाई जाती है। अकाउंट्स की किताबें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा है तो कॉस्ट की किताबें कॉस्ट अकाउंटेंट देखेगा और बनाएगा। अब वो उन किताबों को बनाता है, उसमें जर्नल एंट्रीज करता है, जैसे अकाउंट्स में होती थी वैसे ही कॉस्ट में जर्नल एंट्रीज भी होती है। फिर क्या होता है, फिर दोनों मिलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों मिलके कहते हैं कि मेरे अनुसार तो कंपनी का प्रॉफिट इतना है। एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने इस साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, मुनाफा, सेल नहीं, प्रॉफिट। अब ये बात तो चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट कहे चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहे, दोनों को बात इक्वल बतानी चाहिए। अगर कंपनी का मुनाफा इतना हुआ है तो वो दोनों बराबर ही बताएंगे, बस एक पूरी कंपनी का बता देता है और एक ऐसे अलग अलग करके बता देगा कि इस प्रोडक्ट से इतना, इस प्रोडक्ट से इतना, पर जोड़े तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्यों? आपका नाम जो है वो चाहे मैं बताऊं चाहे आपका फ्रेंड बताए, वही बताएगा ना, नाम तो नाम होता है, वैसे ही प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। अब ये दोनों जब मिले ना तो ये दोनों अलग अलग बातें कर देते। कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहा था प्रॉफिट इतना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा था इतना है। जब दोनों अलग अलग बात करते हैं या कहीं भी अलग अलग बात होती है तो हम करते हैं रिकंसिलिएशन। एक रिकंसिलिएशन तो हमने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, उसमें हम चेक करते हैं बैंक का बैलेंस हमारे अनुसार और बैंक के अनुसार, अगर अलग अलग आता है तो हम उसका मिलान करके देते हैं। यहां हम मिलान करके देते हैं किसका, कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो बात कर रहा है, जो किताबें बनाकर लाया है वो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किताबें बनाकर लाया है वो, अगर उसमें फर्क आ रहा है तो मिलान करके देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली वही होना चाहिए ना जो असल में हुआ है। तो एक तो रिकंसिलिएशन सीखेंगे। अब रिकंसिलिएशन तो तब आएगा जब हमको कॉस्ट की किताबें बनानी आएगी। अकाउंट्स की किताबें बनाना तो हम थोड़ा बहुत फाउंडेशन में सीख के आए, थोड़ा बहुत अखिलेश सर सिखा देंगे आपको, वो तो आता है। 11th-12th में बनाए हो, बैलेंस शीट तक पहुंचे हो, कॉस्ट की बनाई है आज तक? कॉस्ट की कोई जर्नल एंट्री नहीं करी आपने आज तक, कभी नहीं सीखा। आपको पता है सीएमए में पहले एक सिलेबस चलता था 2016 सिलेबस, अब 2022 सिलेबस एप्लीकेबल है। तो आप ये मान के चलिए 2016 सिलेबस के अंदर ये चैप्टर पर्टिकुलरली इग्नोर किया जाता था, किताब में होता था पर इसको कोई नहीं पढ़ाता था, ना पढ़ाते थे ना पढ़ते थे। ऐसा था कि इससे कुछ नहीं आएगा, और आया भी नहीं हुआ। आप प्रीवियस ईयर के 10-15 साल के पेपर देखेंगे तो कुछ नहीं आता था। ठीक है, नया सिलेबस आया 2022 सिलेबस, उसने इसको तवज्जो दी। अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है आपका, कौन सा हुआ है, कौन सा अटेम्प्ट हुआ है?
दिसंबर 24 रीसेंट पेपर के अंदर इसका 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 7 नंबर का आया था, बेशक वही आया था जो मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वही क्वेश्चन उनको पेपर में मिला था। तो आप सोचो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी बन जाती है, ताजा ताजा इंपॉर्टेंट हुआ है ये तो, बाकी तो सारे पहले से इंपॉर्टेंट थे। अब क्या हुआ कि जो पहले से इंपॉर्टेंट थे उनका धीरे धीरे सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, नया कहां से लाता है, इससे बनाता है। तो हमको कितना सीरियसली इसको करने की जरूरत है। आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, इसलिए आपको ये बात पहले बताई जा रही है, क्योंकि मैं चैप्टर उठाऊंगी, आप देखेंगे पीछे आपको मिलेगा ही नहीं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। जिनको नोट्स मिल गए, जिनको बूस्टर बुक मिल गई, वो तो ढूंढ के देखेंगे कि मैम प्रैक्टिस करनी है हमको। देखें, देखने को कुछ नहीं मिलेगा। 16 सिलेबस में आया नहीं और 22 सिलेबस में जब से लगा है 2-3 अटेम्प्ट में तब से आ रहा है। तो पहले तो ये लोग, आप लोग सब ये बता दो कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ाऊंगी मैं, देखो मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जब कॉस्ट चलनी डबल है तो अपने को बहुत आराम से पढ़ना है, लिखना पड़ेगा। अब रही बात कॉपी की, 1 लगाएं 2 लगाएं, आप मैनेज करें वैसे कर लें। एक में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सेम टाइम पे चलेगी दोनों चीजें, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर कहां से शुरू करना है, कितने पेज छोड़ने हैं। मेरी सलाह ये है कि आप 2 अलग अलग लगा लो, छोटी छोटी लगा लो चाहे, ठीक। देखो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जिसके बारे में कल पढ़ा, उसके अंदर बुक कीपिंग सीखेंगे। आपकी कॉस्ट की किताबें कैसे बनाई जाती है। अकाउंट्स की किताबें तो आपने देखी है आज तक, कब देखी थी, 11th में देख के आए थे ना। तो अब आप देखेंगे कॉस्ट की किताबें कैसे बनाई जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स को मेंटेन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। क्या तरीके? इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है। स्क्रीन पे हमको ये तो नजर आ रहा है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। क्या हमें पता है मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड शब्द का? कोई भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीग्रेटेड? इकट्ठा, एक साथ। सही बता रहे हो? इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब होता है एक साथ या इकट्ठा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स की बुक जो है वो भी प्रॉफिट बताती है, कॉस्ट की बुक है वो भी प्रॉफिट बताती है, और दोनों अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग कैबिन में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों मेथड के अंदर अलग अलग खास बात क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मेथड की। नॉन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ बुक कीपिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग की किताबों को रखने का नॉन इंटीग्रेटेड मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर अकाउंट्स वाला अपनी किताब बना रहा है, अपने कैबिन में बैठा है, अपना प्रॉफिट निकाल के ला रहा है। कॉस्ट वाला अपने कैबिन में बैठा है, अपनी किताब बनाई, उसने फाइनेंशियल बुक्स जो भी उसकी कॉस्ट की बुक्स है वो बनाई, उससे प्रॉफिट निकाल लिया। दोनों ने अपना अलग अलग प्रॉफिट निकाल लिया। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आए, किसी ना किसी कारण से आए, और उस फर्क का मिलान हमको किससे कराना होगा? रिकंसिलिएशन से कराना होगा। तो इतना तो आपको पता लग गया कि नॉन इंटीग्रेटेड क्या है। अगर आपको ये पता लग गया तो आपको आसानी से इंटीग्रेटेड पता लग जाएगा। देन व्हाट इज इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड यानी एक साथ, एक साथ कर लेंगे वो दोनों एक साथ एक ही बुक में काम चला लेंगे। बिल्कुल चला लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड। ऐसे सिस्टम को, ऐसे मेथड को कहते हैं इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर अकाउंट्स वाला भी उसी में एंट्री कर रहा है, कॉस्ट वाला भी उसी में कर रहा है, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। दैट इज इंटीग्रेटेड मेथड। एंड नॉन इंटीग्रेटेड के नीचे लिखा है दैट separate set of books is maintained. Separate set of books is maintained for cost accounting and for financial accounting. ठीक है, मेथड क्लियर है? दोनों मेथड में से किसी को कोई डाउट नहीं? तो मुझे बताइए कि रिकंसिलिएशन की जरूरत किस में पड़ेगी? इंटीग्रेटेड में पड़ेगी या नॉन इंटीग्रेटेड में पड़ेगी? किसमें? नॉन इंटीग्रेटेड में। बिल्कुल, रिकंसिलिएशन मतलब मिलान करना। मिलान तो तब करोगे जब दोनों अलग अलग होंगे ना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बुक्स होगी तो आप रिकंसाइल कर देंगे। वेरी गुड। अब लिखिए लेजर अकाउंट्स। हमने अकाउंट्स में सीखा था कैसे करनी है एंट्रीज, कैसे लेजर बनानी है। कॉस्ट में कौन कौन से लेजर बनेंगे, कॉस्ट में किस तरह के लेजर बनते हैं? तो देखो ये कुछ लिखे हुए नाम आपके सामने, आप इनको पहले से जानते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, तो ट्रांजैक्शन में हम लिखना चाहेंगे रॉ मटेरियल, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। उसकी जगह इस्तेमाल होने वाले अकाउंट का नाम है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या फिर स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट।
ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में SLC बोलती हूँ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई भी बात आएगी, रॉ मटेरियल परचेज होगा, इशू होगा, रिटर्न होगा, तो आप उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज SLC। ओके, फिर वेजेस में होगा तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसके आगे लगा दो कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट शीट में इसके बाद एडमिन ओवरहेड आता है, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, उसमें भी लगा दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद एक तो था रॉ मटेरियल, लिख दिया रॉ मटेरियल जैसा कुछ कल बताया था। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बीच में कुछ आता है WIP, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स तीनों होते हैं। तो रॉ मटेरियल का मैम अगर आपने बताया कि SLC होता है या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होता है, वैसा ही WIP का कुछ होगा। WIP का नाम क्या है? WIP कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, कॉस्ट शीट में लास्ट में कौन सी कॉस्ट आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका भी कंट्रोल अकाउंट। तो ये नया क्या सिखा रही हूँ मैं आपको? मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, कॉस्ट शीट में आगे कंट्रोल ही तो लगाने हैं, वही सारी लेजर बन जाएगी अब। लेकिन एक नाम नया है, 8वें नंबर पे जो नाम है जो आपका नहीं सुना हुआ है, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, मैं इसको प्यार से CLC बुलाती हूँ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। किताब में कोई भी नाम दिखा हो सकता है आपको देखने को मिले, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क्स नहीं जाएंगे, पर पूरे क्वेश्चन में एक जैसा नाम लेना है, ये याद रख लेना। या तो CLC लोगे या GLC लोगे। अब क्योंकि मुझसे पढ़ोगे तो CLC लेके सुखी रहोगे, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी, मैं CLC बोलूंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा। वहां पे फुल फॉर्म लिख के आनी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब मैम सारी चीजें तो लिख दी, अब इसमें क्या आएगा? जो भी बचा कुछ है, जो ऊपर किसी में भी नहीं आया उसको उठा के हम इसमें डाल देंगे, इस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, 9 तरह के लेजर अकाउंट मैंने आपको नाम बताए जो कॉस्ट की किताबों में आएंगे। एक बार लिखिए, सबसे पहले लिखिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा नाम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। जब हमको यूज ही SLC करना है तो दूसरा क्यों लिखवा रहे हो मैम? बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए तो पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, सो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, दिस इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। फिर लिखिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट। जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स अपने नोट्स बिल्कुल बराबर बनाते चलिए। ठीक है, एक भी चीज स्किप नहीं हो और काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। डेली का काम डेली कंप्लीट। आप लोगों को मैं बता दूं कितने पेज का उनको छोड़ना पड़ेगा। शुरू में कितने पेज का कंटेंट हम लिख चुके हैं? आधा पेज छोड़ के आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यस लोकेश्वर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट। कुछ नई तरह की किताबें बनाना सीखेंगे। एक्साइटमेंट है कॉस्ट की बुक्स बनाने की?
ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? हम सीख रहे हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट में किताबें बनाने का दो तरीका है, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में लड़ाई हुई हुई है या अलग अलग बैठे हैं? एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक साथ ही किताबें बना रहे हैं, रिकंसिलिएशन का कोई सवाल नहीं है। और नॉन इंटीग्रेटेड में दोनों अलग अलग कैबिन में बैठे हैं, अलग अलग किताबें बनाएंगे और रिकंसिलिएशन भी करवाएंगे। तो दोनों मेथड में से कौन सा पहले सीखना पसंद करेंगे? हाँ, कौन से वाला? इंटीग्रेटेड पहले सीखेंगे। मैंने क्या कहा था, आसान कौन सा है? तो फिर आसान से शुरू करते हैं क्या कभी? अगर आप हार्ड वाला पहले पढ़ लेंगे तो आसान तो पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा ना मुझे, ये भी तो बात है। पहले हम देखो, सुबह सुबह की एनर्जी है, पहली क्लास है, हम नॉन इंटीग्रेटेड सीखेंगे, जिसके अंदर अकाउंट्स वाले सर अलग कैबिन में बैठ के अपनी बुक्स बना रहे, कॉस्ट वाले अलग बैठे हैं। ठीक है, एक टाइम पे फाउंडेशन में ना एक आता था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले ही चैप्टर में आता था, ऐसे एक टेबल बनी हुई आती थी, उसमें ऐसा बताया जाता था कि दोनों में फर्क है। आपको आज तक एक ही फर्क याद रहा है, मेरे को पता है, सबसे अच्छा फर्क था वो कि ये तो पूरी कंपनी का प्रॉफिट बताते हैं अकाउंट्स वाले, और कॉस्ट वाले एक एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताते हैं। आज आपको एक गहन विचार करने को देकर जाती है। देखो, अकाउंट्स वाले को ना ऊपर ऊपर की बात से मतलब होता है, जो अकाउंट्स की किताब बना रहा है उसको क्या मतलब है, टोटल परचेज, टोटल सेल लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, एक तरफ सेल लिख देते हैं, एक तरफ परचेज लिख देते हैं। कॉस्ट वाले को हर एक छोटी चीज से मतलब है। कैसे? किसी भी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, समझते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए। एक डिपार्टमेंट तो है जो रॉ मटेरियल परचेज करके लाता है, सिर्फ क्या करके लाता है, सामान खरीद के लाता है और गोडाउन में रख देता है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो उस गोडाउन से उठा के जहां पे सामान बन रहा है, जहां पे मशीनें लगी वहां तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहुंचाया। दो डिपार्टमेंट का नाम लिया मैंने आपके सामने। पहला परचेज डिपार्टमेंट, परचेज करके लाया सामान, रॉ मटेरियल उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया कि ले सामान बना ले। अब उसने फिनिश गुड्स बनाए, उसने आगे सेल्स डिपार्टमेंट को दिया, ले तैयार है सेल कर ले। सेल्स डिपार्टमेंट आगे डिस्पैच करने वाले डिपार्टमेंट को देगा कि ये लो बाहर भेज दो, जहां भी ऑर्डर है वहां भेज दो। तो कॉस्ट वाले को तो हर एक एंट्री से मतलब है, अकाउंट्स वाले को सिर्फ उसी एंट्री से मतलब है जब आपके बिजनेस से बाहर कुछ गया या बाहर से कुछ आया। कॉस्ट वाला तो अंदर अंदर जो सामान घूम रहा है तो उसकी भी एंट्री करेगा। ये तो बड़ा काम बढ़ा के काम करता है, छोटी छोटी बातें लिखेगा। सामान आया, रॉ मटेरियल रिसीव्ड, एंट्री। रॉ मटेरियल सेंड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंट्री। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फिनिश डिपार्टमेंट को भेजा, एंट्री। अकाउंट्स में ऐसी एंट्री थी क्या? अकाउंट्स में एक तो परचेज की थी और एक सेल की थी। बिजनेस से अंदर आया, बिजनेस से बाहर गया, बस दो एंट्रीज थी। एंट्रीज ज्यादा सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। एक टेबल है, एक टेबल बना हुआ है, ये इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। आपकी कॉपी के नए पेज से शुरू करेंगे आप, मतलब आपका थ्योरी लिखने की जगह जितनी भी रह गई कोई बात नहीं, नए पेज से ऐसी एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पहला कॉलम थोड़ा छोटा होगा, आगे के 3 कॉलम बराबर के होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है इंटीग्रेटेड मेथड जो आज नहीं सीखेंगे। पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड सीखेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड मेथड जिसके अंदर दोनों किताबें अलग अलग बनाई जाती है। ये एक मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। ये दूसरे वाले का डब्बा तो अभी खाली छोड़ना है, एकदम बाद में पढ़ेंगे। पहले 2 डब्बे अभी भरते हुए चलना है। ठीक है, हाँ जी, लोकेश्वर ने लिखा था जो आसान है वो पहले करवाओ। मैं जो पहले करवाऊंगी वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए चिंता न करें।
कुछ भी और नहीं लिखना, बस आप स्केल से ये फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखो कहानी को एज्यूम करना कि दोनों अलग अलग कैबिन में बैठे हैं, अपनी अपनी किताबें बना रहे हैं। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटेंट बैठा है यहाँ पे और अपनी किताबें बना रहा है, और ये कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कैसे बुक्स बनाता होगा, वही गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्या क्या होता था, कौन कौन से अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। इसको तो अपना फंडा क्लियर है कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं था। इसने क्या किया, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, इसने बोला मैं किसी भी, क्या बोला इसने, मैं किसी भी रियल अकाउंट को अपनी किताब में एंट्री नहीं दूंगा। कोई भी रियल अकाउंट होगा ना, बैंक होगा तो नहीं लिखूंगा, कैश होगा तो भी नहीं लिखूंगा। पता है रियल अकाउंट कौन से होते हैं, है ना, टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, ऐसा पढ़ के आते हैं। मैं किसी बिल्डिंग को नहीं दूंगा एंट्री, कुछ नहीं। इन लोगों की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, कहता मैं इतना फ्री नहीं हूं जो मैं ऐसे लिखूं, मैं इनकी जगह ये लिखूंगा। अभी बताया था मैंने CLC, इनकी जगह मैं CLC अकाउंट लिखूंगा। ठीक है, इसने अपनी किताब में आने से ही मना कर दिया। किसको आने से मना कर दिया, किसी भी एंट्री में आपको बैंक दिखे, उसकी जगह कॉस्ट की किताब बना रहे हो तो क्या लिख देना, CLC। बिल्डिंग दिखे CLC, पेटेंट दिखे CLC। पेटेंट होता ना इंटैंजिबल एसेट, वो भी रियल अकाउंट है। मना कर दिया, नहीं आना, कॉस्ट की किताब वाले ने मना कर दिया। सिर्फ एक को एंट्री दी, बताओ किसको दी, स्टॉक को। स्टॉक भी तो रियल होता है। वो बोले ये तो मेरा अपना है ना, यही तो अंदर अंदर घूम रहा है जिसकी वजह से मुझे एंट्रीज करनी पड़ रही है। कभी परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता है, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है। अगर इसको ही एंट्री नहीं दी, फिर मैंने क्या किया। सिर्फ स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम का एक अकाउंट है जो ऐसा रियल अकाउंट है जिसमें कॉस्ट की किताबों में लिखने की अनुमति है। बाकी किसी भी रियल अकाउंट को नहीं लिखना, उसकी जगह CLC 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 लिखते जाना है। ओके, चलो एक एंट्री बना के देखते हैं। दोनों अलग अलग किताबों में करेंगे तो दोनों की लिखनी तो पड़ेगी। हालांकि हमारे पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि कॉस्ट की किताब में क्या होगी, पर सीखेंगे दोनों। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹50,000। क्या बोला मैंने, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000। ठीक है, अकाउंट्स में क्या एंट्री करते इसकी, परचेज टू क्रेडिटर नहीं आता, कैश आता। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ये एंट्री कर देते ना। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बैठा है अपने कैबिन में, उसने तो यही एंट्री करी है, उसके रूल के हिसाब से सही है। कॉस्ट अकाउंटेंट की बात आती है एंट्री की। कॉस्ट अकाउंटेंट परचेज क्या करके लाया है, स्टॉक लाया है। स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसने मना कर दिया, लिखने ही नहीं देगा। उसकी जगह क्या लिखवाएगा आपसे, CLC। एंट्री बना ली आपने, क्या बनाई, स्टॉक लेजर अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। ऐसे बनेगी एंट्री। पहले हमारे दिमाग में आएगा अकाउंट्स की एंट्री, फिर हमारे दिमाग में अपने आप बन जाएगी कॉस्ट की एंट्री। ठीक है, देखो पहली एंट्री लिखी भी हुई है। क्या कह रहे हैं, हाँ, ये वहां पे भी आपने अकाउंट्स में यही सीखा होता है कि गुड्स के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं परचेज और सेल। यहाँ पे गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव है मटेरियल कंट्रोल या स्टॉक लेजर। अच्छा, उसने है ना एक चीज और देखो, उसने जैसे रियल की एंट्री बंद करी, उसने किसी और की एंट्री भी बंद कर दी साथ में। एक और एंट्री बंद कर रखी है इसने, इनको भी बाहर निकाल दिया। इनकी जगह भी क्या लिखवाएगा, CLC। इनको भी बाहर निकालो। चलो अब आप गुड्स परचेज करके लाए हो राम से, अकाउंट्स की बुक में क्या एंट्री करोगे, गुड्स परचेज वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम राम, परचेजेस टू राम, कोई शक ही नहीं है। फिर आप कॉस्ट की बुक में एंट्री करने गए तो परचेज की जगह तो स्टॉक, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, इसने तो राम का भी आना बंद कर रखा है, CLC। तो जब इसने रियल अकाउंट पे कांटा लगवा दिया, पर्सनल अकाउंट पे कांटा लगवा दिया, किसको आने दे रहा है ये, नॉमिनल को आने दे रहा है। नॉमिनल में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस। याद करो अभी लिखा था एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये सारे खर्चों के तो अकाउंट नाम इसने खुद दिए हैं। ठीक है, आप सारी एंट्रीज बना लेंगे, ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे। बस हाँ, इंटर का एक रूल याद रखना, आज की क्लास घर जाके रिवाइज करनी है, फिर कल तक आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे।
चलो दोनों एंट्रीज आपने खुद बनाई, अब आप ये दोनों एंट्रीज लिखेंगे उस टेबल में जो मैंने आपको अभी लिखवाई है, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल और कैश परचेज ऑफ मटेरियल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स की एंट्रीज तो वही है जो आप अकाउंट्स में सीख रहे थे, कॉस्ट की बुक्स की एंट्रीज आपने आज पहली बार सीखी है। तीसरा कॉलम एक बार के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, मिटा ही देते हैं एक बार, तो खाली छोड़ेंगे तीसरे कॉलम को। जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स, किसी तरह का कोई डाउट इन दोनों एंट्रीज में, कैसे बनी है, क्यों बनी है? नो, ओके, बिल्कुल, वेरी गुड, लिखिए, दोनों लिखिए। आप जब सामान खरीद के लाते हैं तो जरूरी है कि हर बार आपको सामान पसंद ही आ जाता है? ऑनलाइन शॉपिंग वालों को पता है कि हमको कभी कभी पसंद आता है ना? ज्यादा, हाँ क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है जूम मीटिंग पे? ज्यादातर बार तो हमें पसंद आता ही नहीं है सामान, फिर हम क्या कर देते हैं उसके साथ? रिटर्न कर देते हैं। कितनी अच्छी पॉलिसी भी दे रखी है सबने। अब रिटर्न की एंट्री बनाना सीखे, आप लोग बहुत आसानी से बनाकर दे दोगे मुझे। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपको मैंने जो कंसेप्ट समझाए हैं, ठीक है, मैं 2 एंट्रीज लिख रही हूँ, दोनों को रिटर्न की एंट्री बना के देखो, और अगर आज ये बन गई तो कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पे होगा कि इंटर की पहली क्लास के सवाल का जवाब हमने खुद दिया। ठीक है, चलो एंट्री देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹30,000 रिटर्न्ड टू राम। गुड्स की जगह लिखिए रॉ मटेरियल है, यहाँ पे ये कॉस्टिंग का काम चल रहा है। दिस इज रॉ मटेरियल वर्थ ₹30,000 रिटर्न टू राम। एक तो आपको इसकी एंट्री बना के देनी है अकाउंट्स की बुक में और कॉस्ट की बुक में। बना लेंगे, कोशिश करो बनाओ। एक रॉ मटेरियल वर्थ ₹10,000 रिटर्न, अकाउंट्स की बुक में, कॉस्ट की बुक में। ये लो, आराम से बनाओ, सब बनाओगे ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स की बुक वाले ने कभी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स किसी में फर्क नहीं किया, वो तो हमेशा परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल्स रिटर्न ही करता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, पहले सबको बनाने दो, फिर एक साथ पूछेंगे। ठीक है, जब सबकी बन जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं पूछूंगी किसी से। हाँ, जूम मीटिंग वाले लिख सकते हैं जैसे जैसे आपकी बनती जाए एंट्रीज। ठीक है, वेरी गुड पार्थ। अनीशा ने भी आंसर दिया है। क्या बात है अनीशा, कॉस्ट की किताब की एंट्री भी भेज दी आपने, बहुत बढ़िया। सारा ने आंसर दिया है, ओके परफेक्ट। नाम तो बदलेंगे ना, एंट्री तो वही होती है, बस उसकी जगह नाम कॉस्ट वाला कुछ और लिख देता है। वेरी गुड पार्थ, सारा, सबने आंसर दे दिया। अनीशा, बाकी लोग कहाँ पे है? इतने सारे लोग हैं इसमें तो। हाँ क्रिश आंसर दो, आयुषी, आक्षी, युवराज। ऑफलाइन वालों की सबकी बन गई एंट्री। पहले तो ये नहीं सोचना है कि हमारा गलत होगा, अभी आपने इतना सही पढ़ा है, उसमें से इतने में से ही आपने आंसर देना है, तो गलत तो नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर दिमाग लगा के किया है तो गलत नहीं होगा। चलिए, परचेज रिटर्न की सिंपल अकाउंट्स की एंट्री केशव बताइए। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आपका एफए का लेक्चर होगा, आज आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
कॉस्ट की किताब में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये तो सहूलियत के लिए है कि यहां से कॉस्ट की एंट्री आसानी से बनाई जा सकती है। चलो ईशा, कॉस्ट ने राम को आने के लिए अनुमति दी थी क्या? नहीं, उसकी जगह क्या लिखे? CLC अकाउंट डेबिट, और परचेज रिटर्न की जगह SLC या मटेरियल कंट्रोल। SLC लिखती हूं मैं, स्टॉक लेजर कंट्रोल, आप भी इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख लें, स्टॉक लेजर कंट्रोल। स्टॉक आएगा जाएगा रिटर्न होगा हर बार SLC SLC SLC। हाँ जी हर्षित, रॉ मटेरियल वर्थ ₹10,000 रिटर्न, रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया गया 10,000 रुपए का, एंट्री अकाउंट्स की बुक में कैश टू परचेज रिटर्न, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। संजम, कॉस्टिंग की एंट्री इसमें CLC टू SLC, परफेक्ट, ठीक है। देखो कॉस्टिंग में परचेज रिटर्न जैसा कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको लेजर अकाउंट बताया ना कौन से यूज होते हैं रॉ मटेरियल के लिए, वो चाहे आए परचेज हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे सेल हो, चाहे सेल रिटर्न हो, अकाउंट SLC ही यूज होगा, ठीक है। इन दोनों एंट्रीज में किसी को कोई समस्या? वंदना, स्पर्श, नो डाउट। लिखिए अपनी टेबल में 3rd नंबर पे लिखिए, जो यहां पे 4th में लिखा हुआ है वो आप 3rd में लिखिए, मटीरियल रिटर्न्ड टू सप्लायर। क्या हो गया? 3rd नहीं लिखना, इसी को 3rd नंबर डाल के लिखिए, मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर के अंदर अकाउंट्स की बुक में एंट्री लिख दीजिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और कॉस्ट की बुक में आपने जैसा मुझे बताया CLC टू SLC, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आपने ऊपर फुल फॉर्म लिखा हुआ है। लिख ली एंट्रीज, ठीक है। 3 एंट्रीज आपने बनाई, आपने लिखी, और आपने जाना कि आज आपने कौन सा चैप्टर शुरू किया है और उसका करने का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। स्क्रीन एनोटेशन हो रहा है भाई, सेकंड दिखा दो, एक बार ही दिखा देते हैं, लो सेकंड देख लो, कैश परचेजेस ऑफ मटेरियल था, सेकंड लिख लीजिए। ये वाली टेबल बहुत लंबी चलेगी, सारा चैप्टर बस इस टेबल में खत्म हो जाएगा, तो यही टेबल का फॉर्मेट कंटिन्यू रहेगा आपका। आप ये मान के चलो, आप 2 पेज में ये टेबल बना लो, एक तो आपका चल रहा है, उसके अलावा 2 और छोड़ो, तीसरे पेज से लिखना स्टार्ट करो। अभी मैंने आपको ये तो बताया नहीं ना कि कॉस्ट ने किसकी एंट्री बंद की है, ओरली बताया है। जब आपका अटेम्प्ट आएगा, कब है पेपर, कब देंगे हम, उस बात को तो 1 साल हो जाएगा, तब तो भूल जाओगे मुझे भी और मेरे पढ़ाए हुए को भी। कॉपी में हर एक बात लिखनी जरूरी है। अभी आपको लग रहा है कि कॉस्ट ने कौन कौन से अकाउंट की एंट्री बैन करी, रियल अकाउंट को मना कर दिया, पर्सनल अकाउंट को मना कर दिया, तब भूल गए तो लिखना पड़ेगा ना, लिखेंगे। इस टेबल को अपनी कॉपी के 3 पेज मान के चलिए, उसके बाद 4थे पेज से लिखिए दैट रूल ऑफ एंट्री इन कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स। Rules of journal entry in cost accounting books. First, it does not allow
रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स टू बी यूज्ड इन जर्नल एंट्री विद देयर नेम, उनको उनके नाम के साथ आना अलाउड नहीं है। CLC अकाउंट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ देम। एग्जाम्पल, कैश अकाउंट की जगह CLC अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट की जगह CLC अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अकाउंट यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स तो होता ही नहीं है, इशू होता है। रॉ मटेरियल सीधा बेचा जाता है क्या? कोई भी फैक्ट्री रॉ मटेरियल उठा के सेल कर देती है क्या? नहीं, वो इशू करेगी किसको? इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और रिटर्न वापस आ सकता है फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनकी जगह कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा? SLC, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अकाउंट, सोच के बताओ, मैंने लिखवाए हैं आपको ऊपर सारे अकाउंट। देखिए जूम मीटिंग वालों का जवाब आता है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? WIP कंट्रोल अकाउंट। वैसे ही फिनिश गुड्स के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और भी कुछ नियम होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के? बिल्कुल नियम है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम। कहां से पता लगता है प्रॉफिट? कॉस्टिंग की किताब से क्या प्रॉफिट कौन से अकाउंट से या कौन सी चीज से पता लगेगा? दो चीजें हैं, एक तो कॉस्ट शीट बता देती थी और कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L, ये 3 रूल है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के। इससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कल लिखेंगे। मैं आज की क्लास को समराइज कर रही हूं, मैंने क्या क्या बताया है। एंड दैट्स इट रियली फॉर टुडे। एनी डाउट यू मे आस्क? सब लिख लें तो एक साथ बोलना मेरे साथ में क्या क्या पढ़ा है। अच्छा बताइए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉस्ट बुक कीपिंग। बिल्कुल, कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट में किताब बनाने के कितने मेथड? 2। MCQ है, कितने मेथड? 2। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या बुक्स अलग अलग बनती है? अलग अलग बनती है, यस और नो? नॉन इंटीग्रेटेड में बुक्स अलग अलग बनती है,
हाँ जी, अलग अलग बनती है। इंटीग्रेटेड में एक साथ बनती है, एक साथ बनती है। रिकंसिलिएशन किस में जरूरत पड़ेगी? नॉन इंटीग्रेटेड, अलग अलग जब होंगे तभी तो मिलाएंगे ना उनको, अलग अलग नहीं होंगे तो किसको मिलाएंगे? ठीक है। उसके बाद आपने मेरे से सीखा कि आज हमने कौन से मेथड की एंट्री सीखी? नॉन इंटीग्रेटेड, अलग अलग किताबें, एक अकाउंट्स की बुक है, एक कॉस्ट की बुक में। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या अकाउंट्स की बुक की एंट्री क्या है? नहीं, पर करनी क्यों सीखनी है? क्योंकि पहले आप अकाउंट्स की एंट्री बनाते हो, उसको देख के आप कॉस्ट की एंट्री करते हो। यही कर रहे थे आप? ठीक है। कॉस्ट की किताबों ने कौन कौन से नेचर है अकाउंट्स के जिनको आने से मना कर दिया, नहीं आना? रियल को और पर्सनल को। ऐसा कौन सा रियल अकाउंट है जिसको आना अलाउड है? स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट को आना अलाउड है। ठीक है। उसके अलावा आपने कितनी एंट्री सीखी? 3 एंट्री सीखी। ठीक है। अभी तक बात कहाँ चल रही है? परचेज डिपार्टमेंट के हिस्से में ही चल रही है। सिर्फ सामान खरीद के लाया, उसको नहीं पसंद आया, उसने बाहर भेज दिया। आगे का कार्यक्रम क्या होगा? रॉ मटेरियल जो परचेज डिपार्टमेंट के पास है वो किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। क्या वो इसकी एंट्री कॉस्ट की किताबों में करता है? मैंने आपको बोला था कॉस्ट की किताबें तो हर एक चीज की एंट्री करेगी, रॉ मटेरियल इधर से उधर घूमता रहेगा और एंट्री होती रहेगी। तो कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट ने सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया कि ले मशीनों में डाल और इससे कुछ तैयार करके दो। ये तो कच्चा माल है, अभी तो कच्चा माल ही घूम रहा है, वो उससे कुछ तैयार करके देगा। वहां तक की एंट्रीज आप कल की क्लास में मेरे से सीखेंगे। एक चीज का विचार करके आना, क्या जरूरी है बीच में परचेज डिपार्टमेंट को लेना? हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सीधा ऑर्डर करके सीधा फैक्ट्री में ट्रक को बुला लिया हो, यही सामान डाल दे, बीच में उसको लेंगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कोई छोटी फैक्ट्री है, वो क्यों परचेज डिपार्टमेंट को रखेगी? अलग से बंदे भी तो लाने पड़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कोई छोटी फैक्ट्री है, वो सीधा ऐसे ही काम करती है कि फोन किया, ऑर्डर सीधा फैक्ट्री में मशीनों के पास आया, वहीं ट्रक ने कच्चा माल डाला और वहीं से सामान बनना तैयार हो गया। 2 एंट्रीज कल सीखूंगी, कल सिखाऊंगी। और कल मैं आपको पूछूंगी क्लास के शुरू में कि आज हम क्या 2 चीजें सीखेंगे। एक तो सीधा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ गया उसकी एंट्री, एक हम सीखेंगे अब फैक्ट्री में तो आ चुका है रॉ मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट ने दिया है तो उसकी एंट्री। कल फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बनाएंगे। ओके, दैट्स इट, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।